फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस द टेस्टॉक। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ज्योमेट्री। इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th के ज्योमेट्री रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो एक वीडियो में तो सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट तो हो नहीं सकते हैं। कई सारे वीडियोस बनने वाले हैं। हमारे वीडियो का पहला टॉपिक है, इस वीडियो का पहला टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, बेसिक टॉपिक है। तो इस बेसिक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। कई सारे वीडियोज़ आएंगे, उन सारे वीडियोज़ में अलग अलग टॉपिक पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आप चैनल पे बने रहो और पूरे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको शुरू से लास्ट तक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री के बारे में फोकस करो तो ज्योमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो और मेट्री। ठीक है, जियो मेट्री। मेट्री को हम लोग मेट्रॉन भी बोलते हैं, मेट्रॉन भी बोलते हैं। इस जियो का क्या अर्थ है? जियो का मतलब होता है अर्थ, और ये मेट्री या मेट्रॉन का अर्थ होता है मेज़रमेंट। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रॉन मीन्स मेज़रमेंट। तो हम बोल कह सकते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? अर्थ का मेज़रमेंट। वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट geometry is the study about measurement of अर्थ। ठीक है, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये मेज़रमेंट ऑफ अर्थ जो है ये किस सेंस में? तो मेज़रमेंट ऑफ अर्थ कहने का मतलब है ये जियोमेट्रिकल सेंस में। अच्छा, ये नाम क्यों पड़ा जियोमेट्री, यानी मेज़रमेंट ऑफ अर्थ के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है? जियोमेट्रिकल सेंस तो हम बोल दे रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? तो एनशिएंट पीपल्स के बारे में स्टडी करोगे तो इन जियोमेट्रिकल सेंस कहने का मतलब यह है कि एनशिएंट पीपल फाइंड अ वे टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ प्लेन रीजन। ओके, ancient people find a way to calculate the area of a plane region। प्लेन रीजन यानी समझ लो आपकी ट्रायंगुलर रीजन, ट्रायंगुलर रीजन या रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि एनशिएंट मोमेंट की बात करें, एनशिएंट मोनूमेंट की, तो जितने भी एनशिएंट मोनूमेंट्स हैं उन सबको कैसे बनाया गया होगा? बिना ज्योमेट्रिकल स्टडी के या बिना ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के तो नहीं बनाया गया होगा। हाँ, अब ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट उस समय का जैसे भी हो, ठीक है, भले ही वो टेक्स्ट के रूप में अवेलेबल ना हो, लेकिन जो भी हो वो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ही था, उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया। एनशिएंट लोगों ने समय के साथ इसमें काफ़ी डेवलपमेंट किया। तो अगर हम बात करें कि ज्योमेट्री के फील्ड में किसका योगदान ज़्यादा था, कहाँ से ये चालू हुआ, तो कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में हम फिक्स नॉलेज अगर रखते हैं कि हाँ यही स्पेसिफिक लोकेशन है, यहीं से चालू हुआ था, तो ये गलत है। बहुत सारे जगह से ये चालू हुआ, लेकिन टेक्स्ट के रूप में अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो एनशिएंट इजिप्शियन जो थे, इनका योगदान काफ़ी अच्छा है। एनशिएंट इजिप्शियन के बाद बेबीलोनियन का योगदान काफ़ी अच्छा है। बेबीलोनियंस के बाद ग्रीक लोगों का योगदान काफ़ी अच्छा है। ग्रीक लोगों की बात करें तो ग्रीक में एक आए थेल्स थ्योरम इन्होंने ही दिया। थेल्स के स्टूडेंट हुए पाइथागोरस। ये वही पाइथागोरस थे जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया। जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया। और पाइथागोरस थ्योरम क्या था?
कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, और काफ़ी आप फैमिलियर हो इस थ्योरम से। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक थ्योरम है। ठीक है, दिस इज़ योर एच, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस ने दिया। पाइथागोरस के बाद एक आए यूक्लिड। ठीक है, ज्योमेट्री के फील्ड में मैं इंडियन मैथमेटिशियन भी थे। इंडियन मैथमेटिशियन की बात करें इंडियन मैथमेटिशियन में एक नाम ब्रह्मा गुप्ता का काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। इन्होंने ज्योमेट्री के फील्ड में काफ़ी अच्छे थ्योरम्स या काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। ओके, तो हम बात करते हैं यूक्लिड पे। ये यूक्लिड जो थे ग्रीक थे। इन्होंने क्या किया, इनका खास योगदान इसलिए है, इनके खास योगदान की वजह से ही ज्योमेट्री को हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं कि इन्होंने क्या किया कि ही स्टार्टेड अ न्यू वे ऑफ थिंक he started a new way of thinking or study of ज्योमेट्री। इन्होंने ज्योमेट्री पढ़ने का, ज्योमेट्री समझने का एक नया तरीका ईजाद किया, एक नया तरीका डेवलप किया। ठीक है, और वो तरीका क्या था कि ही स्टार्टेड द मेथड ऑफ प्रूविंग ज्योमेट्रिकल रिजल्ट प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट। मतलब ज्योमेट्रिकल रिजल्ट को प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट के थ्रू इन्होंने प्रूफ करना चालू किया। क्या है कहने का मतलब, जैसे कोई थ्योरम आप ले लो, ज्योमेट्री के किसी थ्योरम को आप अटैच कर लो, किसी थ्योरम को सोच लो, और उस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आप किसी प्रीवियसली प्रूफ थ्योरम का यूज़ करते हो। तो इस कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट यूक्लिड ने किया था। ठीक है, जैसे यहाँ लिख लेते हैं। वैसे ये सारे नोट्स ही हैं, आप इन नोट्स को लिखना चाहो तो वीडियो पॉज करके आप इस नोट्स को लिख सकते हो। यहाँ लिख सकते हैं कि ही स्टार्टेड the method of proving a geometrical result by previously proved result। ठीक है, और इनके लार्ज कंट्रीब्यूशन की वजह से बाय लार्ज या ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑफ यूक्लिड इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री, geometry is also called by Euclid's geometry। ठीक है, तो अगर कहीं यूक्लिड्स ज्योमेट्री लिखा नज़र आए तो आप ये समझो कि यूक्लिड्स के सम्मान में ये दिया गया नाम है। ठीक है, चलो अब कुछ बेसिक टर्म्स पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। सम बेसिक टर्म्स में जो सबसे पहला वाला है वो समझते हैं, वो है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। ये क्या है, बहुत ही आसान है ये। द बेसिक फैक्ट्स विदाउट एनी प्रूफ, जिसे किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। द बेसिक फैक्ट्स विदाउट एनी प्रूफ, जैसे में पहला एग्जांपल देख लो कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। और राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, सारे के सारे राइट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होंगे।
ठीक है, ये तो एक बेसिक फैक्ट है, इसे क्या प्रूफ की ज़रूरत है। दूसरा एग्जांपल देखो आप कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी देन ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन सी, इसे क्या प्रूफ की ज़रूरत है। तीसरा एग्जांपल देखो कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी रेडियस, सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी रेडियस, ठीक है। चौथे एग्जांपल की तरफ फोकस करो आप। चौथे एग्जांपल में बोल सकते हो आप कि हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, हाफ्स ऑफ इक्वल आर इक्वल, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि कुछ बेसिक फैक्ट्स जो बिना किसी प्रूफ के हैं, द बेसिक फैक्ट्स विदाउट एनी प्रूफ, वे सारे के सारे क्या हैं, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स हैं। अच्छा, कहीं कहीं आपको पूछ देगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स, तो बड़ा ही आसान सा डिफरेंस है, वो हम आगे समझ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो एग्जाम्स के बारे में क्या कहा जाता है कि एग्जाम्स वो टर्म है जिसको मैथमेटिक्स में स्पेसिफिकली हम जियोमेट्रिकली यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ज्योमेट्री के फील्ड में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स के किसी और ब्रांच में भी यूज हो सकता है। लेकिन पोस्टुलेट्स यूक्लिड द्वारा दिया गया एक ऐसा टर्म है जिसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री से है, बस यही डिफरेंस है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे लिख लो, यहाँ पे देख लो। एग्जाम्स के बारे में कहा गया कि एग्जाम्स आर not specifically attached to geometry, ठीक है। It may be linked with other branch of mathematics, it may be linked with other branch of मैथमेटिक्स। वैसे ही पोस्टुलेट्स के बारे में कहा गया कि यूक्लिड इंट्रोड्यूस्ड दिस टर्म ओनली फॉर जियोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं, इस एग्जांपल्स में आप सबको ऐसे बोल सकते हो कि पोस्टुलेट्स 1 ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, पोस्टुलेट्स 2 इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन, ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स हो सकते हैं अगर इन सब का रिलेशन अगर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से है तो, ठीक है। जैसे ये जो रिलेशन है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी देन ए ग्रेटर देन सी, इसका रिलेशन ज्योमेट्री से अटैच नहीं हो सकता है, ये अलजेब्रिकली भी है, तो ये एग्जाम्स भी हो सकता है और पोस्टुलेट्स भी हो सकता है, जबकि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स हो सकते हैं, ओके। सबके सब ज्योमेट्रिकली ही हैं, ठीक है। ये हाफ ऑफ इक्वल आर हाफ ऑफ इक्वल आर हाफ, ये किस सेंस में है, तो ये एग्जाम्स भी हो सकता है और ये भी पोस्टुलेट्स हो सकता है। अगर इसको मैं जो ज्योमेट्रिकली टेस्ट करता हूँ कि हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, कहने के मतलब हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ये पोस्टुलेट्स हो जाएगा। सिर्फ हाफ ऑफ इक्वल आर इक्वल कहता हूँ तो किसी का भी इक्वल, किसी नंबर का भी इक्वल, वो तो जो अलजेब्रिकली टेस्ट हो सकता है, तो वो एग्जाम्स भी हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, दिमाग में आपको ये रखना है कि एग्जाम्स कहने का मतलब कि वो मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच से अटैच हो सकता है, और पोस्टुलेट्स कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री से अटैच्ड होगा, ठीक है। हमारा दूसरा टर्म है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जैसे ग्रामर में आपने पढ़ा है, स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस है। तो अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ आइदर बी ट्रू और फॉल्स। मैथमेटिक्स में हम ये बोल सकते हैं कि अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिक्लेयर किया जा चुका है। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, a declarative sentence that is either
ट्रू और फॉल्स। या तो वो सही है या गलत है, दोनों कभी नहीं है, बट नॉट बोथ। ठीक है। तीसरा हमारे सामने आता है, तीसरा टर्म थ्योरम। थ्योरम क्या है? तो बस अभी जो आपने सेंटेंस पढ़ा ना, एक सेंटेंस जिसे प्रूफ की ज़रूरत है, अ सेंटेंस विच नीड्स प्रूफ, या स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट विच नीड प्रूफ। एक स्टेटमेंट जिसे किसी प्रूफ की ज़रूरत है। जैसे एक स्टेटमेंट बोल दिया गया कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इसे प्रूफ की ज़रूरत है, आप इसे प्रूफ कर सकते हो, यही एक थ्योरम है। ठीक है। इसे मैं किसी और लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, और अ स्टेटमेंट दैट कैन बी proved to be true based on known and proved facts। known and proved facts, ये वही है, थोड़ा सुटेबल अरेंजमेंट है। अ सेंटेंस दैट कैन बी प्रूव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन नोन और प्रूव्ड फैक्ट्स। ठीक है। चलो, ये तो कुछ बेसिक टर्म्स थे। अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री के कुछ बेसिक पॉइंट्स को। कुछ बेसिक पॉइंट्स में पहला ही आता है पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या है? ओके, पॉइंट्स। पॉइंट्स के बारे में आप सिंपल बोल सकते हो कि अ शार्प डॉट ऑन ए प्लेन सरफेस। अ शार्प डॉट ऑन ए प्लेन सरफेस, जैसे यही एक पॉइंट है, इसे मैंने पे के थ्रू दिखाया। अच्छा, आप ये चेक करो पॉइंट्स के बारे में कि पॉइंट इज़, ये एक प्रॉपर्टी है, पॉइंट इज़ डायमेंशनलेस। पॉइंट जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस कहने का मतलब नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ठीक है, ये पॉइंट के बारे में है, ये इसलिए डायमेंशनलेस है। अच्छा, इसमें एक टर्म आया अ शार्प डॉट ऑन अ प्लेन सरफेस। तो ये प्लेन क्या है, इस प्लेन के बारे में हम समझते हैं। प्लेन, ठीक है। प्लेन इज ए स्मूथ रीजन, ये एक स्मूथ रीजन है। ठीक है। ज्योमेट्रिकली इसके बारे में अगर आप एग्जैक्ट किसी डेफिनेशन की बात करोगे तो वो संभव नहीं है। ये नॉर्मल ऐसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके कई सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। ठीक है। तो प्लेन एक स्मूथ रीजन है। ओके, फिर आपके सामने टर्म आता है लाइन का। लाइन का देखो, लाइन को समझने के लिए आप क्या करो, जैसे आप एक पेज ले लो, उस पेज को फोल्ड कर दो, और फोल्ड करके अच्छे से फोल्ड करके उसे फिर से खोलोगे तो आपको अपने आप वहाँ एक बनी हुई लाइन नज़र आएगी, वही लाइन है। तो क्या आप लाइन को वैसे ही डिफाइन करोगे? नहीं ना। तो ज्योमेट्रिकली आप लाइन को कैसे डिफाइन करोगे? लाइन के बारे में आप बोलोगे कि लाइन इज़ ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये बातें आपको समझ में आई? लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट कैसे? जैसे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ डिनोट किया गया, एक पॉइंट फिर इसके बगल में, फिर एक पॉइंट, 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 पॉइंट। चलो, इन सारे पॉइंट्स के बीच में आपको गैप तो इजीली नज़र आ रहा है। आप एज्यूम करो कि इन सारे गैप को काफ़ी कम किया गया, इतना कम किया गया कि ये गैप अब विजिबल नहीं है और सारे के सारे पॉइंट सेम है का नज़र आएगा। ओके, तो यही तो लाइन है। ठीक है। तो लाइन के बारे में यही बोलते हैं कि लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। अब लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लाइन के प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टीज़ ये आता है कि लाइन कैन बी एक्सटेंड बोथ साइड इनफाइनाइटली।
इनफाइनाइटली, लाइन को दोनों तरफ इनफाइनाइटली हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो ये एक लाइन है तो उसको दोनों तरफ हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए ये दोनों तरफ मैंने एक एरो का साइन दिया। इस एरो के साइन देने का मतलब ये है कि इसको दोनों तरफ आप कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो। और इसको सिंपल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहोगे तो सिंपल फॉर्म ये कुछ ऐसे है, ए बी, और इसके ऊपर मैंने ये एक लाइन दे दिया जिसके दोनों तरफ एरो है। ये क्या डिनोट कर रहा है, ए बी को। अच्छा, आपने ये समझा अभी कि लाइन कैन बी एक्सटेंड बोथ साइड इनफाइनाइटली, तो क्या इसके कोई एंड पॉइंट होंगे? तो ऑब्वियस है इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होंगे। देयर आर नो एंड पॉइंट्स इन लाइन। बी की बात करें कि देयर आर नो एंड पॉइंट्स इन लाइन। ठीक है, हमारे पास इसके बाद सेकेंड टर्म आता है, लाइन के बाद आता है लाइन सेगमेंट। अच्छा, सेगमेंट के बारे में आप क्या समझते हो? सेगमेंट का मतलब क्या है? सेगमेंट का मतलब है पार्ट, हिस्सा। तो किसका हिस्सा? लाइन का हिस्सा। और जब आप किसी चीज़ के हिस्से करोगे तो उसके एंड पॉइंट्स तो ऑब्वियसली होंगे। क्लियर है? इसके बारे में लिख सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। और इसके कितने हिस्से हैं? तो इसके हिस्से हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करोगे तो इट हैज़ टू एंड पॉइंट। इट हैज़ टू एंड पॉइंट। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स कहने का मतलब ये है कि इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। इसके पास एक डेफिनेट लेंथ होगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये डिनोट किया, तो ये है लाइन आपका ए बी। इस पर कोई एरो डिनोट नहीं किया गया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो, ए बी। ये आपका लाइन है, इसका एक ना कोई लेंथ ज़रूर होगा, कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा। ठीक है, लाइन सेगमेंट के बाद, और लाइन सेगमेंट के पास कितने एंड पॉइंट है हमेशा याद रखोगे आप, लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास आता है ये टर्म रे। रे क्या है? रे भी लाइन का ही एक पार्ट है। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ line. It is also a part of line, but it has only one end point. ठीक है, तो it has only one end point. It has only one end point. तो आप ये बोल सकते हो कि it can extend, कि it can extend from one side infinitely। ठीक है, जैसे ये आपका एक रे है, इसे आप ऐसे लिखो। दूसरा, जैसे ये क्यू और ये पी, आप इसे ऐसे लिखो, क्यू पी, चलेगा। ये सारे के सारे रे हैं, और ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को आप बोलोगे एंड पॉइंट। यहाँ ये जो है यही है एंड पॉइंट। तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिखा। जो एक्सटेंडेड पॉइंट है उससे आप कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हो। एग्जांपल की बात करो तो आप टॉर्च के एग्जांपल के फॉर्म में अटैच कर सकते हो। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट टर्म है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट्स का डिफिनेशन क्या है उसे हम लिखते हैं, आप समझिएगा। 3 और more points are said to be collinear. 3 or more points are said to be collinear if there is a line which contain all of them. If there is a line which contain all of them.
3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट, 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं तो वे सारे के सारे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल में आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया P Q R और इससे एक लाइन हमने टेस्ट कर दिया, ठीक है। ओके, एक और लाइन यहाँ से टेस्ट कर दो आप, ठीक है। आप इसे मान लो A B C D, ये जो भी लाइन है ये L लाइन है, और ये M है। तो हम बोल सकते हैं कि A B Q C D points are collinear on line M, okay, and P Q R are collinear on line L, ठीक है। ये हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक। फिर हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टर्म है कंकरेंट लाइंस। कंकरेंट लाइंस क्या है उसके बारे में समझते हैं। कंकरेंट लाइंस इसके बारे में क्या बोलता है कि 3 और मोर लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट इफ देयर इज़ अ पॉइंट, इफ देयर इज़ अ कॉमन पॉइंट। ये बोल सकते हैं 3 or more lines are said to be concurrent if there is a common point lies on them, ठीक है। जैसे एक लाइन ऐसे अटैच किया, दूसरा आपने ऐसे अटैच कर लो, तीसरा कुछ ऐसे अटैच कर लो, चौथा कुछ ऐसे अटैच कर लो। तो इन सारे लाइंस के पास ये L M N और ये O, ये सारे के सारे लाइंस जो हैं ये इस P पॉइंट पे अटैच्ड है। P पॉइंट जो है इन सारे लाइंस पे कॉमन है। तो इन सारे लाइंस को हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे लाइंस जो हैं कंकरेंट लाइन है, ओके। चलो हमारा नेक्स्ट टर्म है पैरेलल लाइंस। ये सारे कुछ बेसिक टर्म्स ही हैं, इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो हम चूँकि हम लोगों ने ज्योमेट्री चैप्टर को स्टार्ट किया है तो कुछ बेसिक जानकारियाँ होनी ज़रूरी है और ये सारे आपको पढ़ने भी हैं, इसलिए हमारा पहला वीडियो इन्हीं को डेडिकेटेड है। सेकंड वीडियो से ट्रायंगल और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी आप लोग पढ़ चुके हो। थर्ड वीडियो में जब हम कन्गरेंस स्टार्ट करेंगे तो आप लोग के लिए नया चैप्टर होगा कन्गरेंस। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल है, सिमिलरिटी क्लास 10th का चैप्टर है। इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो पैरेलल लाइंस के बारे में आप क्या बोल सकते हो कि 2 और मोर लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नॉट एनी कॉमन पॉइंट, ओके। 2 or more lines are said to be parallel if they have not any common point। उनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो वे सारे के सारे लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे। वे सारे के सारे लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इफ perpendicular
distances between two lines are equal, then they are parallel to each other। ठीक है, अगर दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में सेम है तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। या आपने बोला कि दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, जिनका कोई कॉमन पॉइंट ना हो। कहने का मतलब यही है कि दो लाइंस जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वे दोनों पैरेलल हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो यहाँ पे फिगर में, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया और दूसरा ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, हम ऐसे ज़ूम करेंगे कि ये लाइन एल और ये लाइन है, इस दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वैसे यहाँ फिगर में तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये दोनों माइनर सा ऐसा लग रहा है कि आगे चल के मिल जाएगा, लेकिन आपको यही समझना है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में सेम है। ठीक है, ये H1, ये H2, H3 और ये H4, मतलब H1 इक्वल टू H2 इक्वल टू H3 इक्वल टू H4। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि L पैरेलल टू M, ये पैरेलल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, चलो हमारा नेक्स्ट टर्म है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या है कि टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। टू लाइंस are said to be intersecting lines if they have a common points, और उसी कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड बाय पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे यही तो एग्जांपल है, ये L और ये M, ये लाइन का, और ये मान लो P है, तो L एंड M आर intersecting lines and P is the point of intersection। ओके, चलो अब हमारे सामने टर्म आता है, ये तो सारे लाइन से रिलेटेड टर्म्स हैं। अब हमारे सामने टर्म आता है एंगल्स का। ठीक, एंगल्स का टर्म आता है, तो एंगल्स के बारे में समझते हैं। एंगल्स क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर मीट विथ ईच अदर। सिंपल सा ऐसा डेफिनेशन हम समझते हैं कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर मीट with each other। दो रेज एक दूसरे से मिलेंगे तो उस मीटिंग पॉइंट पे एंगल बनेगा। सब बोल सकते हैं हम, जैसे ये जो पॉइंट है, मान लो ये रे है, ये P, ये Q और R, तो इसी पॉइंट पे एंगल बनेगा। इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं मीटिंग पॉइंट, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल, सॉरी मीटिंग पॉइंट ऑफ
रेसिंग मीटिंग पॉइंट पे एंगल बना। इस एंगल को आप कैसे डिनोट करेंगे? मान लो ये थीटा है, थीटा क्या है? ये थीटा है, थीटा, ठीक है। थीटा क्या है? ग्रीक लेटर फॉर एंगल्स, ठीक है। हमने यहाँ एंगल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए थीटा को यूज़ किया। तो क्या लिखोगे कि एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू थीटा। और याद रखो कि ये बीच वाला जो लेटर है, यही लेटर एंगल को डिनोट करता है। तो एंगल क्यू पी आर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल पी इक्वल टू थीटा, ठीक है। आपने समझ लिया कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज आर मेट विथ ईच अदर, एक जगह पे दोनों मिलेंगे। अब हमारे सामने एक टर्म आता है कि इंटीरियर पॉइंट पॉइंट्स ऑफ एंगल एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल, ओके। तो ये कुछ मेजर टर्म नहीं है। जैसे आपने एक एंगल यहाँ पे डिनोट किया, ठीक। मान लो आपने यहाँ पे एक एंगल डिनोट किया, ये है आपका P और ये क्यों यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट दे देता हूँ, A B C D E F G और H। तो यहाँ पे आप इंटीरियर पॉइंट्स का लिस्ट बनाओगे, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल, इसका लिस्ट बनाओगे तो इसमें आ जाएगा E F G H। E F G H ये सारे इंटीरियर पॉइंट्स में आ जाएंगे। एक्सटीरियर पॉइंट्स का लिस्ट बनाओगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा A B C और D आ जाएगा। आया समझ में इंटीरियर पॉइंट्स और एक्सटीरियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट? चलो, हमारा नेक्स्ट टर्म है कंकरेंट एंगल्स। कंकरेंट एंगल्स, कंकरेंट एंगल्स, उसका डिफिनेशन ये है कि इफ टू एंगल्स आर equal to each other, then both are called congruent to each other. इनको congruent of each other भी कहा जा सकता है। जैसे कि एंगल ए बी सी अगर इक्वल है कि एंगल डी ई एफ के, तो आप बोल सकते हो कि देन एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी ई एफ। ये जो सिंबल यहाँ पे लिखा गया, यही सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, जिसे आप आगे पढ़ने वाले हो। सिंबल के बारे में बेहतर तरीके से समझोगे और जानोगे बहुत सारे चीज़ों को। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बाद हमारे सामने एक टर्म आता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे है? मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, थोड़ा समझते हैं उसको। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो आप थोड़ा डिटेल में जानोगे तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को मेजर करने के 3 वे हैं, ठीक है। तो there are 3 ways to measurement of any angles। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम भी, स्टैंडर्ड सिस्टम को हम लोग बोलते हैं डिग्री सिस्टम भी। इसमें क्या है
एंगल को हम डिग्री के फॉर्म में मेज़र करते हैं। 1 डिग्री यहाँ पे किसके कितने के बराबर, 60 मिनट के बराबर, और 1 मिनट ये कितने के बराबर, तो ये 60 सेकंड के बराबर। ठीक है, यहाँ पे डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ, अब चलो यहाँ पे आप हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में जब जान ही रहे हो तो उसके बारे में एक चीज़ और जान जाओ कि हियर राइट एंगल मीन्स combination of 60 equal degree, means combination of 90 equal degrees। ठीक है, combination of 90 equal degrees। ठीक है, यानी यहाँ पे ये बोल सकते हो कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक एक डिग्री 90 बार जब जाके मिलेगा तो वो बनेगा राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में आप हमेशा ये मत सोचो कि ये हमेशा 90 डिग्री के इक्वल ही होता है। हाँ, डिग्री में ये 90 के इक्वल जरूर होता है, 90 डिग्री के इक्वल जरूर होता है बस। लेकिन सेकंड सिस्टम में जब हेक्साडेसिमल सिस्टम के बाद हम सेंटेसिमल सिस्टम की बात करेंगे, वहाँ पे इसका अलग कॉन्सेप्ट है, रेडियन में इसका अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है, और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर है। ठीक है, हमारा दूसरा सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम को हम लोग ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डिनोट कर लो कि यहाँ पे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 100 ग्रेड्स। ग्रेड्स को आप लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, 1 राइट एंगल इक्वल टू, तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। ठीक है, आपने चेक किया यहाँ ग्रेड कैसे लिखा गया, और 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, आप इसे डिग्री वाला सेकेंड में मत समझो। वैसे ये क्या हो रहा है, अगर आप समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ रहे हो तो आपके लिए लग रहा होगा ये क्या वियर्ड सा चीज़ है। ये वियर्ड बिल्कुल नहीं है, ये एंगल को मेज़र करने के अलग अलग यूनिट हैं। थर्ड वाला जो है, इनके बारे में फुल डिस्कशन ट्रिगोनोमेट्री क्लासेस में किया जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री के डिस्कशन में किया जाएगा, वहाँ पे इनको ही पढ़ना है। ठीक है, थर्ड वाले में जो है, थर्ड वाले को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम को हम लोग रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप ये बोल सकते हो कि 180 डिग्री इक्वल टू किसके बराबर, तो ये पाई रेडियन के बराबर। समझे, मतलब यहाँ पे एंगल को कैसे मेजर किया जाता है कि जैसे आप ये बोल सकते हो कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 100 रेडियन। ठीक है, मतलब एंगल को यहाँ रेडियन के फॉर्म में मेज़र किया जाता है। ये पावर में सी का मतलब है, एक्चुअली ये पावर नहीं है, ये रेडियन को मेज़र करने का अपना एक तरीका है। ग्रेड को मेज़र करने का तरीका ये है, और डिग्री को मेज़र करने का तरीका ये है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो इन सब के बारे में डिस्कशन तो ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में किया जाएगा। हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो फिलहाल एंगल को मेजरमेंट करने के अलग अलग सिस्टम के बारे में हमने जान लिया। अब हमारे सामने हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल में पहला जो है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में क्या कहा गया कि एन एंगल विच इज लेस देन
90 डिग्री। तो टाइप्स ऑफ एंगल में पहला जो है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में कहा गया कि एन एंगल whose measure is less than 90 डिग्री, उसे क्या कहा गया? एक्यूट एंगल। जैसे ये थीटा, मान लो ए बी और ये पॉइंट सी, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा है और थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है। दूसरा है हमारे सामने राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में कहा गया कि an angle whose measure is 90 degree is called right angle। ठीक है। whose measure is called 90 degree is called, याद रखो कि whose measure is 90 डिग्री। ग्रेड में तो ये 100 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और रेडियन में कुछ और होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि राइट एंगल का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो राइट एंगल का आप एग्जैक्ट डेफिनेशन ये बता सकते हो कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन राइट एंगल विल बी फॉर्म्ड, और उसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, जो कि थीटा के बराबर। ये ए बी और ये सी, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि क्या है? राइट एंगल है। ठीक है। थर्ड जो है हमारे सामने, थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसके बारे में कहा गया कि एन एंगल whose measure is greater than 90 degree, greater than 90 degree but less than 180 degree। an angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree, इसे ही हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, ये कुछ ऐसा हुआ। ये थीटा के बारे में आप बोलोगे थीटा इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री बट लेस दैन 180 डिग्री। थीटा इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री बट थीटा इज़ लेस दैन 180 डिग्री। ठीक है। इसे आप बोलोगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, नाइन्टी डिग्री से थीटा बड़ा है और छोटा किससे है? 180 डिग्री से। इसके बाद आपके सामने आता है, थर्ड के बाद फोर्थ जो आता है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बारे में बोलता है कि एन एंगल whose measure is equal to 180 डिग्री। ठीक। जैसे ये पॉइंट है, ये P हो गया और ये Q हुआ और ये पॉइंट R हुआ। ये किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर, यानी थीटा इक्वल टू, यानी आप लिखोगे कि एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसे आप बोलोगे स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आपका पांचवा टर्म आएगा रिफ्लेक्स एंगल।
रिफ्लेक्स एंगल के बारे में कहा जाता है कि एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। याद रखो कि मोर देन 180 डिग्री कहने का मतलब क्या, कुछ भी, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज more than 180 degree but less than 360 degree called reflex angle, ठीक है। जैसे ये कुछ ऐसे ड्रॉ करो और ये कुछ ऐसे ड्रॉ करो, तो आपके सामने ये जो एंगल यहाँ बनेगा थीटा, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे इसे हम समझ लेते हैं 210 डिग्री थीटा के बराबर। तो ये P, ये Q और ये R, P Q R हम बोल सकते हैं कि एंगल P Q R इक्वल टू थीटा इक्वल टू 210 डिग्री। तो इसे बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ओके। 200 ये क्या किससे बड़ा है, 180 से बड़ा है, तो 180 डिग्री से बड़ा है 210 डिग्री, और छोटा किससे है 360 डिग्री। यानी रिफ्लेक्स एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे समझोगे आप, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और छोटा किससे होना चाहिए 360 डिग्री से। 360 डिग्री से, ना कि आप 90 का पार्ट बनाते चले जाओगे और यहाँ 360 की जगह पे 270 लिख दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे सामने एक एंगल आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल के बारे में बोलता है कि एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे ये एक पॉइंट है, आपने यहाँ से रोटेट किया और फिर से आप यहीं पहुँच गए, ठीक है, दूसरा इसी पॉइंट पे। जैसे ये P और ये Q और ये R, तो यहाँ जो थीटा है इसने एक कंप्लीट चक्कर लगा लिया और ये 360 डिग्री के बराबर है। यानी एंगल P R O P R Q इक्वल टू थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, इसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल, ओके।